Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. This video is important for upcoming nursing competitive exams. Let's begin. First question: Priority nursing action while caring for a terminally ill patient is. टर्मिनली इल पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना, इसे पेन कंट्रोल प्रोवाइड करवाना या इसमें हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना। The right answer is option C, provide pain control. टर्मिनल इलनेस से सफरिंग पेशेंट का मतलब है पेशेंट किसी ऐसे डिजीज़ कंडीशन से सफरिंग है जिसकी वजह से उसे अब बचाया नहीं जा सकता, यानी उसकी डेथ निश्चित है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कैंसर का कोई पेशेंट है जिसकी डेथ होना निश्चित है। इन पेशेंट्स में जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी रहता है कि इन पेशेंट को पेन कंट्रोल यानी उन्हें पेन से रिलीफ दिलाया जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन: ड्यूरिंग फैट इमल्शन transfusion the bottle has visible fat globules at this time, which is the best nursing action? किसी पेशेंट में आप फैट इमल्शन ट्रांसफ्यूज़ करने जा रहे हैं और इस फैट इमल्शन की बॉटल में आपको फैट ग्लोब्यूलिन्स दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट इट इज़ नॉर्मल फाइंडिंग। ऑप्शन बी, स्लो द इन्फ्यूजन एंड शेक द बॉटल। ऑप्शन सी, स्टॉप इमीडिएटली एंड नॉट यूज। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द फिजिशियन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर किसी भी पेशेंट को दी जाने वाली मेडिसिनल बॉटल या वाइल के अंदर आपको मेडिसिन के छोटे छोटे कण क्लम्प फॉर्म में दिखाई दें, यानी कि कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिखाई दें, तो इस मेडिसिन को आप कभी भी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे। अगर मेडिसिनल वाइल में, ग्लूकोज की बोतल में आपको कोई भी एबनॉर्मल क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर कण दिखाई देते हैं तो इसे कभी भी आप पेशेंट को नहीं लगाएंगे। ऐसा करने से पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकता है। सो ऑलवेज अवॉइड दिस। दिस इज द बेस्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हेन वाज स्टार्टेड NRHM? NRHM कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005, 1 नवंबर 2004, 1 दिसंबर 2005, 5 अप्रैल 2005। The right answer is option A, 12 अप्रैल 2005 को NRHM शुरू किया गया था। NRHM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ASHA is working under NRHM program for 1000 population। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है कि आशा वर्कर्स जो होती हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और ये जो आशा वर्कर्स हैं इन्हें रूरल एरियाज़ में अपॉइंट किया जाता है, विलेज एरिया में अपॉइंट किया जाता है
और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो NRHM के अंतर्गत होती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत होती है और इन्हें करीबन 1000 की आबादी पर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNTCP प्रोग्राम रिप्लेस्ड बाय। RNTCP प्रोग्राम किस प्रोग्राम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है? NLEP, NMEP, NTEP, NFEP। The right answer is option C, NTEP। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लें। ऑन January 1, 2020, India's TB control program got a change of name। 1 जनवरी 2020 के दिन भारत में जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था उसका नाम बदल दिया गया। इट इज़ नो लॉन्गर नोन एज रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और RNTCP। It has been rechristened by or replaced by National Tuberculosis Elimination Program। आप इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी किसी कम्युनिटी में, जब भी किसी कंट्री में कोई डिजीज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा होता है तो सबसे पहले इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं। तो भारत में जब टीबी डिजीज़, भारत क्या पूरे विश्व में जब टीबी डिजीज़ एक ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में आया था तो उस समय इस टीबी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। अब जैसे जैसे ये प्रोग्राम सक्सेस होता गया, इसने टीबी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। तो फिर इस टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के जो एम्स थे उन्हें बदला गया और इस एम के बदलने के साथ ही इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब ये रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाने लगा, RNTCP। अब टीबी डिजीज़ को गवर्नमेंट ने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया है, नया गोल सेट किया है और इस नए गोल के साथ ही टीबी से संबंधित नेशनल प्रोग्राम का नाम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है टीबी को एलिमिनेट करने का। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जब भी टीबी के प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इट इज़ कॉल्ड NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्राइएज सिस्टम ऑफ एमरजेंसी, येलो कलर कोड यूजिंग फॉर विच टाइप ऑफ केसेस। ट्राइएज सिस्टम के अनुसार येलो कलर कोड में किस प्रकार के केसेस को रखा जाता है? ऑप्शन ए एमरजेंट केसेस को, अर्जेंट केसेस को, नॉन अर्जेंट केसेस को, एक्सपेक्टेड टू डाइड पेशेंट्स को। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जेंट केसेस। जब भी किसी जगह पर बड़े लेवल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस सिचुएशन में जिन पेशेंट्स को सबसे पहले मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उन्हें एक सिस्टम के तहत क्लासिफाई किया जाता है। इसी सिस्टम का नाम है ट्राइएज सिस्टम। आइए इस सिस्टम में कौन कौन से कलर्स होते हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहले होता है येलो कलर। येलो कलर कोड यूज्ड फॉर अर्जेंट और सेकंड प्रायोरिटी केसेस। येलो कलर में, येलो कलर ट्राइएज के अंदर हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो कि सेकंड प्रायोरिटी पर हैं, अर्जेंट केसेस हैं। रेड कलर कोड यूज्ड फॉर एमरजेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी केस। रेड कलर में हम उन पेशेंट्स को क्लासिफाई करते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, एमरजेंट सिचुएशन में है। ग्रीन कलर कोड यूज्ड फॉर नॉन अर्जेंट केसेस। ग्रीन कलर में हम नॉन अर्जेंट केसेस को रखते हैं। ब्लैक कलर कोड यूज्ड फॉर सच अ क्लाइंट
who are expected to die or unable to survive. ब्लैक कलर कोड में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर जिनकी डेथ होना निश्चित है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो इन सभी कलर कोडिंग के हिसाब से मास कैजुअलिटी होने पर पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्लेम्शिया एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से एक्लेम्शिया डिजीज का कौन सा साइन नहीं है? फीवर, प्रोटीन्यूरिया, ब्लड प्रेशर मोर देन 170/90 mm of Hg या फिर सीजर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फीवर। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी वुमेन में प्रोटीन्यूरिया, एडिमा और हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया कहलाती है। अब ये वुमेन अगर इन तीनों फाइंडिंग्स के साथ साथ उसमें सीजर्स, कन्वल्जन्स या कोमा भी होने लगे तो ये कंडीशन अब एक्लेम्शिया नाम से जानी लगती है। एक्लेम्शिया डिजीज कंडीशन ना डेवलप हो, इसे रोकने के लिए हम प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन को MgSO4 एज अ मेडिसिन ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर मेडिसिन ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंटली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फॉर vertical transmission of HIV or AIDS is more during which stage of the labor? लेबर की किस स्टेज में HIV डिजीज के वर्टिकली ट्रांसमिट होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? एंटीनेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? The right answer is option C, इंट्रानेटल पीरियड। यहाँ पर जो नेटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नेटल शब्द का मतलब होता है बर्थ। इंट्रानेटल पीरियड का मतलब है कि जब वुमेन में डिलीवरी प्रोसेस हो रहा होता है, बच्चे की बर्थ हो रही होती है, उस समय मदर का ब्लड बच्चे के संपर्क में आ सकता है और मदर से HIV इन्फेक्शन बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। इसे ही हम वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV होने की संभावना इंट्रानेटल पीरियड में यानी ड्यूरिंग बर्थ पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसॉप्स स्कोर इज यूज्ड फॉर। बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है? इंडक्शन ऑफ लेबर, फीटल मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन मल्टीपल प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इंडक्शन ऑफ लेबर। वुमेन लेबर शुरू करने के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम बाइसॉप स्कोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमरॉइड्स मीन्स। हेमरॉइड्स क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेरिएनल वेरिकोज वेन, सब्सटेंस दैट इनहिबिट हेमरेज, substance that increase hemorrhage? The right answer is option B,
हेमरॉइड शब्द का मतलब होता है बॉडी में किसी भी जगह पर ब्लड वेसल्स का, स्पेशली वेन्स का नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, यानी उसकी स्ट्रक्चर का बदल जाना। जनरली जब ये वेन्स ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से आगे नहीं करवा पाती तो इनके साइज में बढ़ोतरी देखी जाती है, यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। सिंपली कहें तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। इसी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल को हम हेमरॉइड्स के नाम से जानते हैं। और एनाल एरिया में यदि ये वेन्स डायलेटेड रहती हैं तो इसे हम हेमरॉइड्स ऑफ पेरिएनाल एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। पेरिटोनाइटिस किसकी इन्फ्लामेशन है? पैरोटिड ग्लैंड की, पेरिटोनियम की, ओरल कैविटी की या पेरिकार्डियम की? The right answer is option B. Peritonitis is a inflammation of पेरिटोनियम। किसी भी शब्द के पीछे यदि सुफिक्स के रूप में आइटिस लगा मिले तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन, उस जगह पर सूजन आ गई है। पेरिटोनियम लेयर हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है और इस लेयर में इन्फ्लामेशन पेरिटोनाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर आर एक्सेप्ट। आपको बताना है कि पेप्टिक अल्सर के मेडिकल मैनेजमेंट का गोल कौन सा नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, न्यूट्रलाइजिंग HCl, प्रोवाइड स्टमक टेस्ट रेस्ट या इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में स्टमक को रेस्ट प्रोवाइड करना हमारा ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हेलिकोबैक्टस पाइलोरी, जिसे आप एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो हमें इस बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करना होता है। स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अत्यधिक सिक्रीशन के कारण वहाँ पर घाव बनते हैं, पेप्टिक अल्सर बनते हैं, तो इसके एसिडिटी को कम करना हमारा टारगेट होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को भी कम करना पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट माना जाता है और ये भी हमारा गोल होना चाहिए। जबकि स्टमक को रेस्ट प्रोवाइड करना इज़ नॉट अ गोल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज। सर्जरी से पहले दिए जाने वाले स्पाइनल एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखा जाता है? हाइपोटेंशन, हेडेक, मेनिंजाइटिस या अरिथमियाज? The right answer is option A, hypotension. स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद सबसे ज़्यादा हाइपोटेंशन एज अ कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स परफॉर्मिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट ऑन प्रेग्नेंट फीमेल, शी इंटरप्रेट्स दैट fetal heart rate of fetus accelerates 15 beats. This indicates नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान फीटल हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट एक्सेलरेट होती है, तो इसका क्या मीनिंग है? नॉर्मल फाइंडिंग, एबनॉर्मल फाइंडिंग, नीड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस सिचुएशन में
बच्चे द्वारा 15 बीट्स पर मिनट का एक्सेलरेशन शो करना नॉर्मल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलेशिया इज द, अचलेशिया टर्म का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, पेन ऑन स्वेलविंग, एब्सेंट और इनइफेक्टिव पेरिस्टल्सिस ऑफ डिस्टल इसोफेगस, डिफिकल्टी इन च्यूइंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर किसी पर्सन में ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट एब्सेंट हो जाएं या फिर इनफेक्टिव हो तो इसे हम एचलेशिया के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस ईसोफेगस में होने वाली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट्स हैं उसे हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं और इन्हीं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स के कारण फूड जो है माउथ से स्टमक तक पहुंच पाता है। अगर किसी पर्सन में ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट यानी स्टमक के पास वाले हिस्से में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ना हो तो फूड ईसोफेगस में कुछ दूर तो आएगा लेकिन नीचे जाने में इसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी या नहीं जा पाएगा। यही कंडीशन एचलेशिया कहलाती है। ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट में मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शंस या पेरिस्टल्सिस का ना हो पाना एचलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉवलर्स पोजीशन फैसिलिटेट्स, फॉवलर्स पोजीशन देने पर क्या फ़ायदा होता है? एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, डाइजेशन ऑफ फूड, सभी या इंजेशन ऑफ फूड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी पेशेंट को आप फॉवलर पोजीशन में रखते हैं 45 से 60 डिग्री तक हेड एरिया ऑफ बेड को हाई करके रखते हैं तो इस सिचुएशन में पेशेंट के जो लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी होती है, उसे एक्सपेंड होने के लिए पूरा स्पेस मिल जाता है और ऐसा होते ही पेशेंट में डेवलप हो रहे रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड्स इज, इन चारों में से एंटासिड का एग्जाम्पल बताना है आपको। क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेनुसिल, रेगलान या ओमेप्राजोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेलुसिल। एंटासिड जेलुसिल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDDM is commonly found in infants, children 10 to 15 years old, adult up to 25 years या फिर all। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ और ये इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और अडल्ट इन सभी में पाया जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट दैट इज़ हेल्पफुल इन ब्लड कोagulation, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कैल्शियम। कैल्शियम को हम क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 के नाम से भी जानते हैं।
याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी होती है या इसकी अधिकता होती है तो इससे पर्सन के ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होता है। और अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की अल्ट्रेंस होती है, कम या ज़्यादा होता है, तो इससे हार्ट पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। हार्ट में डिसरथमियाज आदि डेवलप होते हैं। आयरन की कमी होने से एनीमिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? ब्रोमोक्रिप्टेन, क्लोमिफेन सिट्रेट, ऑक्सीटोसिन, रिटोड्रेन। The right answer is option B. LH हार्मोन की प्रेजेंस में ग्राफियन फॉलिकल का फटना और वहाँ से ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। और ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डे पहले होने वाली घटना है। अगर किसी वुमेन में ओव्यूलेशन नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो उसमें ओव्यूलेशन करवाने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट नामक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन? उस विटामिन का नाम बताइए जो कि एंटी हेमरेजिक हो, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने वाला हो, हेमरेज को रोकने वाला हो। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। The right answer is option C, विटामिन के। विटामिन के हमें एनिमल और प्लांट दोनों ही फूड सोर्सेज से मिलने वाला विटामिन है और ये विटामिन लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 का फॉर्मेशन करवाता है। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होने से पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ये आई की बेहतर फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन के मजबूती के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 जिसे आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, इस विटामिन की प्रेजेंस के साथ ही आरबीसी का फॉर्मेशन और मैचुरेशन बेहतर हो पाता है और एनीमिया के ट्रीटमेंट में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आदि मुख्य रूप से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज होने पर एंटीडोट के रूप में कौन सा सब्सटेंस दिया जाता है? 10% कैल्शियम, नैलोक्सोन, नैल्ट्रिऑक्सोन या मैग्नीशियम ग्लूकोनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट की जगह मैग्नीशियम ग्लूकोनेट लिखा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी में जो नैलोक्सोन दिया गया है इसे हम नार्केन के नाम से भी जानते हैं। ये ओपियोइड ड्रग की ओवरडोज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरेक्टेंट जिसे आप लंग सर्फेक्टेंट के नाम से जानते हैं इज गिवन टू अ प्रीटर्म इन्फेंट हु हैज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बाय विच रूट? प्रीटर्म इन्फेंट को जो लंग सर्फेक्टेंट हैं वो किस रूट से दिए जाते हैं? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राट्रेकियल या इंट्राडर्मल? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंट्राट्रेकियल। अगर किसी बच्चे का बर्थ 37 वीक्स से पहले हो तो ये बच्चे
प्री टर्म बेबी कहलाते हैं और ऐसे बच्चों में मोस्टली लंग्स जो होते हैं पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। इन इमेच्योर लंग्स के कारण बच्चा प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता और रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी साइन शो करता है। इन बच्चों में इन लंग्स को मैच्योर करने के लिए और इसकी फंक्शनिंग को इजी बनाने के लिए लंग सर्फेक्टेंट जो कि बैरेक्टेंट नाम से जाने जाते हैं उन्हें दिया जाता है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे की डायरेक्ट ट्रेकिया में किया जाता है, यानी इसे इंट्राट्रेकियल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायूरेटिक इज यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक इस्तेमाल किया जाता है? फ्रूसेमाइड, एसीटोजोलेमाइड, टॉर्सेमाइड या एमिलोराइड? The right answer is option B, एसीटाजोलेमाइड। किसी भी पर्सन की आइज़ में यदि एबनॉर्मली कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, नॉर्मल से कोई फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे तो इसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगेगा, IOP बढ़ने लगेगा और इसकी मात्रा जो कि नॉर्मल 8 to 21 mm ऑफ Hg होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन ग्लूकोमा कहलाती है। इस बढ़े हुए इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के कारण हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उस पर लगातार दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण ये डैमेज हो जाती है और पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। ग्लूकोमा डिजीज़ में टनल साइन देखने को मिलते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। साथ ही साथ डायूरेटिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन आउटपुट बढ़ाकर बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड कंटेंट को रिमूव करवाती है। एसीटाजोलेमाइड ग्लूकोमा डिजीज़ में ओपन एंगल ग्लूकोमा में इस्तेमाल की जाने वाली इम्पॉर्टेंट डायूरेटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की जाती? डेप्सोन, रिफैम्पसिन, क्लोफेजिमीन या क्रोटैमिटॉन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोटैमिटन ड्रग का इस्तेमाल हम लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिजीज़ है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या इसे एम लेप्रो के नाम से भी जानते हैं। इस डिज़ीज़ को सबसे पहले हैंसन नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था, इसलिए कई बार इसे हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में पर्सन की स्किन, नर्व एंडिंग्स, आइज़ ये सभी मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। लेप्रोसी बेसिकली बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी एक से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकता है। पहले के समय में इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट नहीं था और काफ़ी लोग इस डिज़ीज़ से सफ़र रहते थे, लेकिन अब यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो इस डिज़ीज़ का इलाज बड़े ही आराम से हो सकता है। डेप्सोन इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना वॉज डिस्कवर्ड बाय। हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना किसके द्वारा दिया गया? मैट किंचॉफ, लेवरान, एल पास्चर, रॉबर्ट कोच? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच ने ही हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज या डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वॉक्समैन या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और फंगस से बनाई जाती है,
इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी बिगिंस टू फॉर्म यूरिन एट। किडनी किस समय यूरिन फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं? 12 वीक पर, 18 वीक पर, 6 वीक पर या 8 वीक्स पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 वीक पर। प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने कंप्लीट होने पर या 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर बच्चे की जो किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन शुरू कर देती है और इस यूरिन के अंदर ही बच्चा स्विम करता रहता है। इसे ही हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम जो होता है फीटल यूरिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया या इनमें से कोई नहीं? The right answer is option A, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काफ़ी वुमेन्स में देखा जाता है। इसे ट्रीट करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को प्रेगनेंसी के दौरान 100 दिनों तक लेना होता है। अगर कोई वुमेन एनेमिक नहीं है तो उसे ये IFA टैबलेट्स 100 डेज के लिए दी जाती है, और अगर कोई वुमेन एनेमिक है, एनीमिया से सफरिंग है, तो उसे दिन में 2 बार 100 दिनों तक ये टैबलेट लेने के लिए दी जाती है और हर महीने उसका HB लेवल भी चेक करवाया जाता है। HB लेवल जब नॉर्मल आ जाए तो उसके बाद इन टैबलेट्स को वापस दिन में 1 बार कर दिया जाता है, अदरवाइज 2 टैबलेट्स पर डे लेनी होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया मानते हैं, जबकि पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिक कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रेविया। इनमें से कौन सा सबसे डेंजरस प्लेसेंटा प्रेविया माना जाता है? टाइप 1 पोस्टीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 पोस्टीरियर, टाइप 4 एंटीरियर? The right answer is option B, type 2 posterior. Type 2 posterior placenta previa is dangerous type because it fully covered the cervical OS like central placenta previa. आइए इसे समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। जब वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस समय जो फर्टिलाइज्ड एग है वो नॉर्मली यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस पर इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन अगर इसका इम्प्लांटेशन वहाँ पर ना होकर सर्वाइकल ओपनिंग के आसपास हो जाए और जैसे जैसे प्लेसेंटा का साइज बढ़ने लगे ये सर्विक्स की ओपनिंग या सर्वाइकल ओपनिंग को पूरी तरह से ढक ले, कवर कर ले, तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रेविया के नाम से जानते हैं। टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया सबसे डेंजरस माना जाता है क्योंकि इस प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से सर्विक्स को ढक लेता है। अब बच्चा वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकता, इसलिए इसे मोस्ट डेंजरस टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए वुमेन में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसे इम्पॉर्टेंट साइन के रूप में देखा जाता है और प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कॉर्साकॉफ साइकोसिस किसकी कमी से होने वाला डिजीज है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12?
The right answer is vitamin B1. Wernicke's encephalopathy and Korsakoff psychosis are caused by deficiency of vitamin B1, also called thiamine. अगर किसी पर्सन में विटामिन B1 जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है उसकी कमी हो जाए तो इससे दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हो सकते हैं, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कॉर्साकॉफ साइकोसिस। मोस्टली जो लोग अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें इस विटामिन की कमी होती है और ये दोनों डिजीज़ उनमें देखने को मिलते हैं। थायमीन प्लेज अ रोल इन मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ब्रेन। थायमीन जो है विटामिन B1 जो है इसका सबसे बड़ा रोल है कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है और ये ग्लूकोज ब्रेन को एनर्जी देने का काम करता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में ब्रेन ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसे सरवाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए। ग्लूकोज के अलावा वो किसी और फॉर्म में एनर्जी नहीं ले सकता। एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर इसी वजह से हमारा जो बॉडी सिस्टम है एमरजेंसी आने पर सभी ऑर्गन्स को ब्लड ग्लूकोज सप्लाई को रोक देता है और ब्रेन को लगातार और मैक्सिमम ग्लूकोज की सप्लाई देता रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम ये जानता है कि बाकी सभी ऑर्गन्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो कुछ देर तक सरवाइव कर लेंगे और दूसरे ऑर्गन्स ग्लूकोज के अलावा किसी और सोर्स से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज ना मिलने पर ब्रेन की डेथ हो सकती है। इसे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी के लिए और ब्रेन डेथ होते ही पर्सन की डेथ होना निश्चित है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।